शर्मनाक और दुखद है जब हम देश के सामाजिक आर्थिक आंकड़े देखते हैं और फिर उसके विपरीत आईपीएल तरीके गैर राष्ट्रवादी खेल के पीछे लोगों का जुनून देखते हैं। आश्चर्य लगता है कि क्या हलियर लोगों की भीड़ बढ़ गई है। यदि 3 लाख लोग स्टेडियम तक पहुंच गए हैं, तो निश्चित ही स्थानीय प्रशासन की असफलता है। कोई भी महानगर इस प्रकार की भीड़ भरे आयोजनों को झेलने के लिए तैयार नहीं है। किसी भी महानगर में न तो इतनी पुलिस है, न इंफ्रास्ट्रक्चर है, न सड़कें हैं, न आपातकालीन व्यवस्था है, न आपदा प्रबंधन है। देखिए कि लाखों की संख्या में भीड़ उमड़ती है। खिलाड़ियों को हीरो बना लेना, खिलाड़ियों को भगवान बना लेना, उनको पूजने लगना और देखने के लिए इतने उत्साह से जाना कि कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि कौन जिंदा बच रहा है, कौन मर रहा है। आखिर 3 लाख लोग कौन है? मैंने जो विजुअल देखा उसमें बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे। बाहर लोग मरते रहे और अंदर आयोजन चलता रहा, लोग सेल्फी खींचते रहे। विराट कोहली के साथ बैठने के लिए मंत्री संतरी चंत्री सब गड़बड़ करते रहे। प्रधानमंत्री कह रहे हैं अब नया भारत है जो 22 मिनट में युद्ध जीत लेता है। ये 22 मिनट में कौन सा युद्ध जीता गया? कंधे पे एक स्टार और लग गया कि अरे ये तो दूसरे की माँ को गाली भी दे सकते, चलो इनको थोड़ा सा एक स्टार और दे दिया जाए। अब तो पूरी पार्टी फ्रिंज एलिमेंट हो गई भाई। आपका राष्ट्रीय प्रवक्ता ऑन एयर टीवी पर, राष्ट्रीय टेलीविजन पर बोल रहा है इस किस्म की भाषा, इसका मतलब पूरी पार्टी फ्रिंज है और शर्म आनी चाहिए। मुझे याद है कि सुरेंद्र राजपूत जी ने जेपी नड्डा को कोट करते हुए लिखा, प्रधानमंत्री को कोट करते हुए लिखा, उनमें से किसी का जवाब नहीं आया। भारत के प्रधानमंत्री का एक ट्वीट आप देखिए, भाषण था, हमने पाकिस्तान को गौंच दिया। भाषा है। हाँ अब भाई इसमें हम लोग क्या ही कर सकते हैं? जिसकी जितनी शिक्षा होगी उस तरीके की, उसी स्तर की उसकी भाषा होगी। इसमें तो हम लोग क्या ही दुर्भाग्य है कि इन सब के ऊपर ब्रॉडर लेवल पर मीडिया कोई चर्चा नहीं कर रहा है। जैसे राहुल देव हो गया, उनको ये बात तो बुरी लगती है कि राहुल गांधी ने बोल दिया कि नरेंद्र कर सरेंडर, लेकिन उनको ये बात बुरी नहीं लगती है कि कोई राहुल गांधी को खराब बोलता है और मतलब पूरी पार्टी को खराब बोलता है। प्रधानमंत्री किस किस्म की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, प्रेम शुक्ला किस किस्म की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, उनको इससे मतलब नहीं है। वो किसी एक नेता और दल के पीछे लगे हुए हैं। ये जो भारत है वो वायु प्रदूषण के मामले में दुनिया में सबसे खराब देशों में से एक है। भारत का 70% जो सरफेस वाटर है वो इस्तेमाल करने लायक नहीं है। इस पर कोई भी बातचीत नहीं करता है, ना प्रधानमंत्री कभी बातचीत करते हैं, ना अपने मन की बात कार्यक्रम में बातचीत करते हैं। अरावली पे फिर से वो एक पेड़ माँ के नाम बाकी जंगल अडानी के नाम वाला प्रोग्राम है। वहाँ पे 3 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, पता नहीं कौन से हनुमान जी आए कि अरावली की 33 पहाड़ियां ही गायब हो गई। वन लगाना, हरियाली उगाना और जंगल उगाना दो अलग अलग चीजें कि जब कोविड के समय सब कुछ बंद था, अब असम में मैंने भारत का अमेज़न कहने वाले सबसे घने जंगलों को काटने की परमिशन एक स्पेशल मीटिंग करके दे दी गई थी। तो असल समस्या पे हमको ध्यान नहीं देना, हमें नारा देना, हमें वो जंगल चाहिए जहाँ के गहन नींद अंधेरे में चमगादड़ सरी के जानवर निरापद रहे और धरती तक न। हमें ऐसे घने वन चाहिए जिसमें इतनी घास हो, उसको खाने के लिए ढेर सारी नीलगाय हिरण वहाँ घूमे और उनका शिकार करने वाले बाघ चीते तेंदुए वहीं रहे, बस्ती की ओर ना। जिसको गुलदर कहते हैं या तेंदुआ कह रहे हैं, वो तो बस्ती का जानवर हो गया। चुनहट के पास में 3 साल पहले तो वो मॉल में बैठा हुआ था, सामान खरीदने आ गया जबकि वो मॉल जंगल में बना हुआ है। असल चीज ये है। नीति आयोग की रिपोर्ट है कि 85% से हर घर जल योजनाएं असफल हो रही हैं क्योंकि वो ग्राउंड वाटर पे डिपेंड है। तालाबों के ऊपर से पॉलीथीन के टुकड़े उठा लिए और फोटो खिंचा दी, बोले तालाब साफ हो गया। कार्यकारी प्रधानमंत्री हैं यूनुस साहब, वो चाइना गए हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि वो बीमार हैं, वो चल नहीं पा रहे हैं, उनको जबरदस्ती चलाया जा रहा है। वो एक सिर्फ पपेट की तरह काम कर रहे हैं और कोई दूर से उनको चला रहा है। और भारतीय एजेंसीज कुछ नहीं कर पा रही हैं, भारत की डिप्लोमेसी कुछ नहीं कर पा रही है, फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफिस कुछ नहीं कर पा रहा, प्राइम मिनिस्टर की तो बात ही नहीं है, कुछ नहीं कर रहा। पाकिस्तान के संबंध सुधर रहे हैं तालिबान के साथ, मीडिएटर काम कर रहा है ईरान, और भारत ने ईरान से भी संबंध खराब कर लिए अपने। सब कुछ तो खराब कर लिया। मेरे समझ में नहीं आता कि हर बार कोई नारा आप फेंक देते हैं, लोग उसको लपक क्यों लेते हैं, इस पर विचार क्यों नहीं? हमारा प्रतिनिधिमंडल हमने किसी पड़ोसी का नहीं भेजा। श्रीलंका, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, चाइना, कहीं गया क्या? सोचिए, जब मनमोहन सिंह सरकार लुक ईस्ट पॉलिसी लेकर आई तो प्रधानमंत्री जी मुझे लगता है रात भर कमरे में सोचते रहे होंगे कि इसका मैं नाम क्या रखूंगा, तो उन्होंने रखा एक्ट ईस्ट पॉलिसी। सलाम, नमस्कार, मैं हूं कुणाल पाठक और आप देख रहे हैं द लखनऊ पोस्ट आज का अखबार। इस कार्यक्रम में मेरे साथ मेरे मेहमान हैं indiaclimatechange.com के फाउंडर पंकज चतुर्वेदी जी। स्वागत है पंकज जी आपका।
पंकज हाँ, जी, बंगलुरु में जो दुर्घटना हुई वो बहुत ही दुखद है। और आरसीबी आईपीएल जीत गई। सालों बाद आईपीएल जीती तो उसकी इतनी ज्यादा खुशी थी, इतना बड़ा विजय समारोह मनाया गया कि 35,000 के स्टेडियम में 3 लाख से अधिक प्रशंसकों को घुसने दिया गया। लाठीचार्ज भी हुआ। मैंने एक जगह अखबार में पढ़ा कि कहीं लाठीचार्ज भी हुआ, कोई गेट खुला रह गया, कुछ भी हुआ हो, लेकिन ये राज्य सरकार की गलती है कि 11 लोग मर गए और 85 लोग घायल हैं इसमें, पंकज जी। बहुत शर्मनाक और दुखद है जब हम देश के सामाजिक आर्थिक आंकड़े देखते हैं और फिर उसके विपरीत आईपीएल तरीके गैर राष्ट्रवादी खेल के पीछे लोगों का जुनून देखते हैं तो आश्चर्य लगता है कि क्या हलियर लोगों की भीड़ बढ़ गई है। कल कर्नाटका सरकार ने बैंगलोर में एक रैली निकलना था, पहले उस पर अच्छा। रोक लगा दी थी। हम्म। पहले एक जुलूस निकलना था, एक जलसा होना था, उस पर रोक लगा दी थी और कह दिया था कि हम इसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। हम्म। लेकिन उसके बावजूद भी यदि 3 लाख लोग स्टेडियम तक पहुंच गए हैं, तो निश्चित ही स्थानीय प्रशासन की असफलता है। और मुझे लगता है कि अब कोई भी महानगर इस प्रकार की भीड़ भरे आयोजनों को झेलने के लिए तैयार नहीं है। किसी बिल्कुल भी सही। महानगर में न तो इतनी पुलिस है, न हम्म। इंफ्रास्ट्रक्चर है, न हम्म। सड़कें हैं, न आपातकालीन व्यवस्था है, न आपदा प्रबंधन है। ये अकेले हम सरकार के निकम्मेपन को तो माफ कर ही नहीं सकते, और उसके लिए सरकार को कदम उठाने चाहिए। और क्योंकि इस तरीके की ही भगदड़ कुंभ के समय हुई थी, बिल्कुल। तो हम याद भी करते हैं कि उस समय भी वही हालत थी, और कुंभ के समय जो भगदड़ हुई थी उसके बाद दोषी अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ जितनी कड़ी कार्रवाई हुई है, उससे दुगनी कड़ी कार्रवाई बंगलौर में होना चाहिए। इसको राजनीति नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, राजनीति नहीं करना चाहिए। और एक और बात नहीं समझ में आई मुझे, जो आपने शुरुआत में बोला भी, कि भारत के जो सामाजिक आर्थिक आंकड़े हैं वो बहुत ही परेशान करने वाले हैं। और आप देखिए कि लाखों की संख्या में भीड़ उमड़ती है। खिलाड़ियों को हीरो बना लेना, खिलाड़ियों को भगवान बना लेना, उनको पूजने लगना और देखने के लिए बिल्कुल मतलब इतने उत्साह से जाना कि कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि कौन जिंदा बच रहा है, कौन मर रहा है। जी। खेल के प्रति जुनून होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हमको ये याद तो रखना पड़ेगा ना कि हम जिस घर में जा रहे हैं रहने के लिए, उसकी चाबी अभी बैंक वाले के पास गिरवे रखी हुई है। अभी बिल्कुल। अभी बच्चों की स्कूल की फीस देने के बाद में किराने का सामान लाने को घर में खर्चा बच रहा है कि नहीं बच रहा है। आखिर ये 3 लाख लोग कौन है? मैंने जो विजुअल देखा उसमें बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे थे। हम्म। जाहिर है कि उनके पेरेंट्स या तो क्रिकेट के ग्लैमर के चक्कर में या किसी भी चक्कर में बच्चों को वहां पर लेके गए। तो देखिए कि व्यापक मसला है कि भारतीय शहर अब कोई भी भीड़ भरे जुलूस, आंदोलन, उत्सव के लिए सक्षम नहीं है। इस चीज को जब तक अब हम नहीं स्वीकार करेंगे, तब तक हम यही तंत्र घटनाएं होती रहेंगी। आपको याद होगा कुछ साल पहले प्रगति मैदान में भी भगदड़ हुई थी दिल्ली में। बिल्कुल। मंदिरों में भगदड़ का तो इतिहास रहा है हम्म। ना। तो ये भगदड़ें क्यों होती है? क्षमता से अधिक लोगों का पहुंचना, और दूसरा हमारे पास में, पुलिस के पास में इस हम्म। प्रकार की भीड़ को नियंत्रित करने का कोई प्रशिक्षण नहीं। वन थिंग, लाठीचार्ज, बस। लाठीचार्ज। और उससे स्थितियां और बाकी उनको बिगड़ती कुछ हैं। सिखाए, उससे कुछ सिखा। देखिए, कोई प्रिवेंटिव मेजर जो होते हैं कि हम्म। चिन्ना स्वामी स्टेडियम के आने के रस्तों के 5 किलोमीटर दायरे तक यदि आपने भीड़ को आने ही नहीं दिया होता, या स्पेसिफिक पास या किसी तरीके से जो तंत्र था वो ऐसा किया होता कि केवल वही लोग आ सकते हैं, ऐसा क्यों नहीं हुआ?
और दुर्भाग्य ये सबसे बड़ा जो शर्म की चीज जो मुझे लग रही है कि बाहर लोग मरते रहे और अंदर आयोजन चलता रहा, लोग सेल्फी खींचते रहे, विराट हम्म। कोहली के साथ बैठने के लिए मंत्री संतरी शंतरी सब गड़बड़ करते रहे, है ना। हालांकि मुझे लगता है कि ये बीसीसीआई की बड़ी अकाउंटेबिलिटी होती है इस तरीके का आयोजन को लेकर, क्योंकि वही आयोजन करता है। वो तो लेकिन कह रहा लाइन है एंड ऑर्डर, कि बीसीसीआई कह रहा है चूक है। हाँ, तो लाइन एंड ऑर्डर और ये सब चीजें जो थी वो तो राज्य सरकार की जिम्मेवारी थी। हम्म। मुझे तो और ये लगता है मजेदार कि चीज है कि सरकार ने रॉयल सोचा रॉयल कि सरकार चैलेंजर ने बैंगलोर नाम है, उसमें जी। बैंगलोर का कोई योगदान नहीं है, केवल हम्म। नाम ही है। पैसे कमाने वाले कमा गए। विराट कोहली का बैंगलोर से क्या नाता है भाई? उस टीम में कौन सा बैंगलोर का खिलाड़ी था? हम लोग एक छद्म राष्ट्रवाद, धर्म अंधवाद के ऐसे दौर में खड़े हुए जिसमें नाम पे सब कुछ होता जाता है, केवल नाम पे। अब आप देख लिए कि वो अधूरे राम मंदिर का शिलान्यास कर दिया गया था, अब आज हम्म। फिर हो रहा है वहां पे। आज फिर हो लेकिन रहा है। आज देश का उस पर कोई ध्यान नहीं है, क्योंकि अब हम्म। वो पीतल पे जो पॉलिश लगी थी वो उतर गई। भाई एक एक बार सबने दर्शन कर लिए, सब धन्य हो गए, सबके अगले जन्म का कोटा फिक्स हो गया स्वर्ग का। ठीक है ना। अब दूसरी बार कोटा थोड़ी लेगा आदमी यार। एक बार बहुत है। थोड़ा, हाँ, तो अब आप देखिए कि आज कोई चर्चा नहीं है, जबकि वो जो चंपू चैनल है वो पूरा लाइव वाइव दिखा रहे हैं, आदित्यनाथ पहुंच गए, घंटी बजा रहे हैं, प्रसाद चढ़ा रहे हैं, भगवान के मंदिर को आपने अधूरे मंदिर का पूरा शिलान्यास लोकार्पण सब कर दिया। हम केवल बिंब, यानी मैं उस घटना को इसके साथ इसलिए जोड़ रहा हूँ, हम लोग एक बिंब, एक छद्म धार्मिकता, एक छद्म राष्ट्रवाद, इसको पैदा करते हैं। एक उस समय भ्रम बनाया गया कि अब राम मंदिर बन गया है, भारत के पूरे पाप कट गए हैं। 500 साल पहले फला फला ऋषि ने आशीर्वाद भी दिया था कि जिस दिन मंदिर बन जाएगा। अब ईमानदारी की बात तो ये है कि जब तक विवादास्पद ढांचा टूटा था तो वहां पे मंदिर ही था, वहां मूर्तियां ही रखी थी, और पूजा मूर्तियों की हो रही थी, नमाज तो पढ़ी नहीं जा रही थी। तो मुझे तो नहीं लगता भगवान को इससे कोई वास्ता होता होगा कि मैं कितने भव्य मंदिर में बैठा हूँ। सही बात है, बिल्कुल सही। आप सोचिए कि अगर भगवान को इससे वास्ता होता तो 500 करोड़ का मंदिर बनवाया, कोई 1000 करोड़ का बनवा देगा तो भगवान का ज्यादा बड़ा भक्त हो जाएगा, मतलब भगवान वहां खिसक हाँ, कोई जाएंगे। उसकी पावर हाँ फिर थोड़ी कल कम के हो दिन जाती है उससे। हाँ फिर कल के दिन कोई 2000 करोड़ का मंदिर बनवा देगा तो भगवान वहां खिसक जाएंगे। तो भगवान नहीं हो गए, ऐसा, मतलब पता नहीं क्या हो गया। हम लोग, हमारे जो राजनेता हैं, हमारे जो नीति निर्धारक हैं, जो हमारे जिनकी इन्फ्लुएंसर्स कह रहे हैं, वो इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो समाज को सही दिशा नहीं दे पा रहे हैं कि भाई व्यावहारिकता क्या है, प्रैक्टिकलिटी क्या है, समाज और देश की जरूरत क्या है, हम किस जमीन पे खड़े हैं। हम इसीलिए हल्ला हो गया कि 1000 साल बाद में ऐसा बड़ा कुंभ आया है, तो इस बार जिसने स्नान कर लिया तो समझ लो डायरेक्ट उसका पासपोर्ट पे वीजा लग गया स्वर्ग का। लोग टूट पड़े, वहां पे और बहुत। व्यवस्थाओं की कमी थी, है ना। हम लोग इस चीज में खुश थे। अब आप पूछिए होता क्या है इस भ्रम में? जो चीज 100 रुपए की है उसको हम 500 रुपए खर्च करके धन्य हो जाते हैं। चलो हमको मिल तो गई। ये भीड़ तंत्र में क्या है? इस भीड़ तंत्र की असलियत क्या है कि हम केवल इस चीज में खुश होते हैं कि हमारा खुश हो जाते हैं इस चीज को लेकर कि हमको वो मिली। लेकिन जो 400 रुपए कमा रहे हैं वो कौन लोग हैं? वो पोस्टर लगाने वाले जो कहते हैं कि 1000 साल में आया था, आरसीबी जीतने के बाद में बेंगलोर का कुछ महिमा बढ़ गई है, रामचंद्र जी के मंदिर के आपने दर्शन नहीं किए तो आपका जीवन अधूरा है। ये पोस्टर लगाने वाले लोग हैं जिनको 400 रुपए मिलना है। बिल्कुल। और आप तो देखिए कि भाषा जो है वो इतनी खतरनाक कर दी गई है, मतलब वो जिस स्तर पर बातचीत कर रहे हैं वो पूरी तरीके से रिटोरिकल भाषा है। आप देखिए कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं अब नया भारत है जो 22 मिनट में युद्ध जीत लेता है। ये 22 मिनट में कौन सा युद्ध जीता गया? कौन सा युद्ध 22 मिनट में जीता है? वो मतलब कैलकुलेट किए बैठे हैं कि 22 मिनट में इतनी
मतलब रिटोरिक भाषा। हम हम हमको ये भी तो सोचना चाहिए कि हमारे एक दो या तीन या चार जितने भी हैं, हमारे जहाज का नुकसान भी हुआ ना। देश के दिशा निर्देशकों को सही रास्ता दिखाना चाहिए, वरना चिन्ना स्वामी में 11 लोगों की लाशें पड़ी थी, 100-150 लोग कुचले पड़े थे, अंदर लोग आरसीबी का जश्न मना रहे थे। अभी बता देना लोगों को कि ये लखनऊ के पास में वो जो जहां पर घड़ियाल वाला है वो कुकरेल, कुकरेल कुकरेल में पार्क। 3 पेड़ हैं। कुकरेल में 3 पेड़ हैं सिंदूर के। मेरे पास कई फोटो रखे हैं उसके, मैं 7-8 साल पहले खींच के लाया था। हम्म। तो वहां पे मालूम पड़ जाए तो वो सिंदूर स्मृति में कुछ हो जाए कुकरेल में, है ना। कुकरेल नाले को तो नदी बना दिया था उन्होंने घर तोड़ने के चक्कर में। हम्म। हरिद्वार सरी की पावन जगह में भारतीय जनता पार्टी की पूर्व जिला महिला मोर्चा की अध्यक्ष अपनी सगी 14 साल की बेटी से प्रोस्टिट्यूशन का काम करा रही। जिस पूरे दल में नैतिकता से इतना परहेज हो, तो वो किसी भी माँ को 2.5 अक्षर प्रेम का बोल सकते हैं। हम तो 2.5 अक्षर प्रेम का दूसरा समझते हैं, वो 2.5 अक्षर प्रेम शुक्ला का दूसरा है। हम्म। बहुत घटिया बोला था उस आदमी ने। और कहीं भी किसी स्तर पर उस पार्टी के लोगों ने उसको कंडेम नहीं किया, जवाब ये तक नहीं देना बोला जरूरी। कि गलत बिल्कुल। है ना। जबकि एक बृहद नैतिकता ये थी कि उसको कहा हाँ गलती हुई है, हम इनको भविष्य में 1 महीने की वजह बहस में नहीं जाने देंगे, या पार्टी इस चीज के लिए शर्मिंदा है। उनको कोई शर्म नहीं है, उनको लगा कि ये एक उनके कंधे पे एक स्टार और लग गया कि अरे ये तो दूसरे की माँ को गाली भी दे सकते, तो चलो इनको थोड़ा सा एक स्टार और दे दिया जाए। तो ये पूरे तंत्र को यदि आप देखें तो हमारे 11 लोग मरे हुए हैं और अंदर लोग सेल्फी ले रहे हैं। हमारे प्रवक्ता एक दूसरे प्रवक्ता की माँ को अश्लील शब्द कहते हैं। हम बहसों में चलते रहते हैं। हमारी जिला अध्यक्ष अपनी लड़की से ही वही काम कराती है जो सुरेंद्र राजपूत की माँ को कहा गया, लेकिन किसी को कुछ शर्म नहीं है। एक बड़ा सीधा, हमने तो उनको पार्टी से निकाल दिया था। यही जबलपुर में हुआ। जबलपुर में अतुल चौरसिया बड़े पदाधिकारी बीजेपी के, उनकी होटल में सब काम हो रहा था, हमने पार्टी से निकाल दिया उनको। पार्टी से तो इन्होंने सावरकर को भी निकाल दिया था। तो जिस जिस वास्तव में तो ईमानदारी बात है कि या तो इनके मिस कॉल से मेंबर बन जाते हैं, या फिर है कि आरएसएस तरीका होता है जिसकी कोई सदस्यता ही नहीं होती, जिसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं होता, जिसका कोई चुनाव ही नहीं होता, जिसका कोई पंजीयन ही नहीं होता, तो जब इच्छा निकाल दिया, जब इच्छा तो अंदर रह गया। या नहीं तो एक फ्रिंज एलिमेंट ब्रिगेड बना दिया कि चलो फ्रिंज एलिमेंट ब्रिगेड में आप शामिल हो जाओ, बाहर से गाली गलौज करते रहना, हम बोल देंगे हमारा इनसे कोई वास्ता ही नहीं। अब तो पूरी पार्टी फ्रिंज एलिमेंट हो गई भाई। आपका राष्ट्रीय प्रवक्ता ऑन ऑन एयर टीवी पर, राष्ट्रीय टेलीविजन पर बोल रहा है इस किस्म की भाषा, इसका मतलब पूरी पार्टी फ्रिंज है। और शर्म आनी चाहिए। मुझे याद है कि सुरेंद्र राजपूत जी ने जेपी नड्डा को कोट करते हुए लिखा, प्रधानमंत्री को कोट करते हुए लिखा, उनमें से किसी का जवाब नहीं आया। वो अक्षय कुमार के बेटे के गाल तो नोच सकते हैं, लेकिन सुरेंद्र गाल को राजपूत नोच के सकते हैं। मां के खिलाफ इतनी गंदी भाषा का इस्तेमाल किया गया, उस पर एक भी जवाब देना उन्होंने जरूरी नहीं समझा। ऐसे हैं भारत के प्रधानमंत्री, और ऐसी ही ये पार्टी। भारत के पंकज। प्रधानमंत्री का एक ट्वीट आप देखिए, भाषण था, वो कह रहे थे हमने हम्म। पाकिस्तान को गौच दिया। तो गोंच ये दिया। भाषा है भाई। हाँ। अब भाई इसमें हम लोग क्या ही कर सकते हैं। जिसकी जितनी शिक्षा होगी उस तरीके की, उसी स्तर की उसकी भाषा होगी। इसमें तो हम और लोग ना क्या ही कर। दुर्भाग्य है कि इन सब के ऊपर ब्रॉडर लेवल पर मीडिया कोई चर्चा नहीं कर रहा है। हम्म। आपको इसके ऊपर मीडिया का काम इस पे सही दिशा दिखाना है, बेहतरी बेहतर भाषा के लिए, बेहतर सामाजिक परिवेश के लिए। हमारे जो राजनेता हैं जो दिन भर टीवी पे अपना चेहरा चमकाते हैं, उनके एक एक शब्द जो हैं समाज की नसों में घूमते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता यदि ऐसा करता है, तो ये नीचे तक के जिला स्तर के नेताओं तक के लिए एक ये
इम्यूनिटी है कि हम ऐसा भी बोल सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर जो बोलता है गौंच देंगे, तो फिर जिला लेवल का कार्यकर्ता भी गौंचने को घूमता रहेगा। बिल्कुल, तो लेजिटिमेसी मिल जाती है घटना। संवेदनहीनता संवेदनहीनता है ये, शब्दों के प्रति और समाज के प्रति। ये जो समाज के प्रति संवेदनहीनता है, तभी ये सीतारमैया फोटो खिंचवा रहे थे अंदर बंगलोर में बैठ के। बिल्कुल। और आप देखिए ना, जैसे आपने कहा कि इस पर मीडिया को चर्चा करना चाहिए, तो मीडिया बहुत सिलेक्टिव है। मतलब टेलीविजन मीडिया तो छोड़िए, जिनको आप बुद्धिजीवी पत्रकार बोलते हैं, जैसे राहुल देव हो गया, उनको ये बात तो बुरी लगती है कि राहुल गांधी ने बोल दिया कि नरेंद्र कर सरेंडर, लेकिन उनको ये बात सरेंडर। बुरी नहीं लगती है कि कोई राहुल गांधी को खराब बोलता है और मतलब पूरी पार्टी को खराब बोलता है। प्रधानमंत्री किस किस्म की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, प्रेम शुक्ला किस किस्म की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, उनको इससे मतलब नहीं है। वो किसी एक नेता और दल के पीछे लगे हुए हैं। चर्चा कोई नहीं करना चाहता। पंकज जी, अ, अगली खबर। आज पंकज जी विश्व पर्यावरण दिवस है, 5 जून है, तो इस पर बातचीत करना जरूरी है। और आपने देखा कि मतलब भारत के प्रधानमंत्री के आंखों के नीचे ही हसदेव अरण्य पूरा लूट लिया गया, उसको बर्बाद कर दिया गया। एक आरटीआई के जवाब में कुणाल गोपाल शुक्ला ने यह पाया कि मणिपुर में पिछले 10 सालों में 6 लाख पेड़ काट दिए गए, जिसमें से 3 लाख पेड़ अकेले लास्ट 2 इयर्स में काटे गए हैं। और इसके बाद जब इतना सब कुछ हो गया है, इसके बाद अब प्रधानमंत्री जी को लगता है, वो हर साल कोई ना कोई बात करते हैं, तो इस बार भी उनके पास एक बात है कि वो अरावली रेंजेस में दिल्ली से लेकर के गुजरात तक रिफॉरेस्टेशन करने वाले हैं, ताकि अरावली रेंजेस को रिजनोवेट किया जा सके, उसको फिर से ठीक किया जा सके। लेकिन उनका इस बात पर कोई जोर नहीं है कि भारत है वो वायु प्रदूषण के मामले में दुनिया में सबसे खराब देशों में से एक है। भारत का 70% जो सरफेस वाटर है वो इस्तेमाल करने लायक नहीं है। इस पर कोई भी बातचीत नहीं करता है, ना प्रधानमंत्री कभी बातचीत करते हैं, ना अपने मन की बात कार्यक्रम में बातचीत करते हैं। अरावली पे फिर से वो एक पेड़ माँ के नाम बाकी जंगल अडानी के नाम वाला प्रोग्राम है वहां पे। 3 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, पता नहीं कौन से हनुमान जी आए कि अरावली की 33 पहाड़ियां ही गायब हो गई। अरावली को बचाना सबको इसलिए चिंता की बात लग रही है कि अरावली का जैसे जैसे डिटोरिएशन हो रहा है, वैसे वैसे दिल्ली में पाकिस्तान की तरफ से आने वाली रेगिस्तान जो की रेत की मार है धूल वो भरी। बढ़ रही है। तो हाँ, हमको धूल अपने भरी। को बचाना है। लेकिन हम्म, आज का तारीख तक अभी भी अरावली रेंज में हो रहे अवैध खनन पर कोई आपने कार्रवाई करने की नहीं सोच रहे हैं। अरावली रेंज पर हो गए इलीगल कंस्ट्रक्शन। 3 साल पहले खोड़ी में एक विलेज गिरा दिया था इन्होंने, फरीदाबाद ने। लेकिन महेंद्रगढ़ से लेकर गुड़गांव तक पूरी अरावली रेंज की वही स्थिति है। अरावली रेंज में जो अरावली रेंज का जो आखिरी हिस्सा है, कोना है, वो राष्ट्रपति भवन है, जिसको रायसीना हिल्स कहते हैं। लेकिन बिल्कुल। उसके बीच का हिस्से का पूरा वसंत कुंज आता था। वसंत कुंज हम्म। में जहाँ इंस्टीट्यूशनल एरिया डेवलप कर दिया गया, वो पूरा अरावली रेंज का हिस्सा था, और वो हाईकोर्ट के आदेश से हुआ। समझा? तो अभी अरावली, मजेदार चीज है कि अरावली के रेस्ट्रिक्टेड एरिया में माइनिंग की परमिशन को लेकर 4 साल पहले बीजेपी की हरियाणा की सरकार एक स्पेशल एक्ट ले आई थी विधानसभा में। उसका विरोध हुआ, उसको चैलेंज दिया गया, तो तब जाकर चंडीगढ़ हाईकोर्ट के कारण वहां पे माइनिंग रुकी है। देखिए, मूल समस्या क्या है? वन लगाना, हरियाली उगाना और जंगल उगाना दो अलग अलग चीजें हैं। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। जंगल लगभग 200 साल की प्रक्रिया में लगता है। आप मणिपुर को याद कर रहे हैं, मैं आपको बताऊं कि जब कोविड के समय सब कुछ बंद था, तब असम में मैंने भारत का अमेजन कहने वाले सबसे घने जंगलों को काटने की परमिशन एक स्पेशल मीटिंग करके दे दी गई थी। हम्म। उसकी चर्चा ही नहीं हुई, क्योंकि हम लोग तो समझ जीने मरने, ऑक्सीजन और इंजेक्शन उसमें फंसे हुए थे। दिल्ली में कुछ पेड़ों को काटने को लेकर पिछले 1.5 साल से मामला चल रहा है। हाई कोर्ट उसमें डिफेमेशन सूट मोटो लेकर कुछ ऑफिसर्स के खिलाफ दर्ज कर चुकी है, और सब एक दूसरे पे जिम्मेवारी डाल रहे हैं। यहाँ पे हजारों पेड़ काट दिए। देखिए, पेड़ काटना, शहरी क्षेत्र में पेड़ लगा देना,
और जंगल काटना, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। अरावली जो है एक खेड़ ब्रह्म से गुजरात से शुरू होती है और लुटिया की दिल्ली तक चलती के आती है। अरावली जो है इस भारत की शील्ड है, जिसने आधे भारत को रेगिस्तान होने से बचाया हुआ है। क्योंकि अरब अरब के बाद पाकिस्तान के सिंध के इलाके की जितनी भी रेतीली हवा चलती है, उनको केवल पीछे तक सीमित रखने का काम अरावली अरब करती है। अरावली से निकलने वाली सैकड़ों छोटी छोटी सरिताएं और नदियां हैं, जो अलवर से लेके भरतपुर, बारा से लेकर जो राजस्थान का उत्तरी हिस्सा है, उसको हरियाली रखती है। हमने पहाड़ के पहाड़ गायब हो गए, वहां पहाड़ ही गायब हो गए। तो असल समस्या पे हमको ध्यान नहीं देना, हमें नारा देना, जहां से हमने हाँ, बात शुरू की थी जी जी कि जी। हमको एक नारा देना है, एक छद्म स्यूडो एक आपके सामने सपना दिखा देना है। जिस अरावली के जंगलों को माइनिंग के नाम पर उजाड़ा गया, वो जंगल 2-2 हजार साल पुराने थे। और बिल्कुल। नैसर्गिक पेड़ कौन से होंगे, नैसर्गिक पेड़ कैसे बनते हैं? आपको पता है, हाथी हरियाली खाता है, हाथी के गोबर से जो गिरता है उससे जंगल उगता है। चिड़िया जो फल खा रही है वो दूसरी जगह गिराती है, फिर वो गहरे जंगलों में जाती है, वहां पर जाकर उससे गिरने वाले से पेड़ उगता है। वो हजारों पेड़ उगते हैं जब बरसात के साथ में, तब जंगल बनते हैं। ये जो शहर में हम पेड़ लगाते हैं वो तो एक आंधी में उड़ के चले जाते हैं। और कनाडा का एक रिसर्च है, उसके अंदर बताया गया कि अर्बन इलाके में लगे हुए पेड़ कार्बन का शमन कर ही नहीं रहा है, उल्टा उससे नुकसान और हो रहा है। तो वृक्षारोपण इंसान अपने स्वार्थ के लिए करता है। पहला चीज तो मेरा रिकॉर्ड बन जाए, मैं अमर हो जाऊं, मैंने 20,000 पेड़ लगवाए थे। अधिकांश वृक्षारोपण करने वाले इसीलिए घूमते मिलते हैं। दूसरी चीज, मेरे को हरियाली मिले, मैं ट्रैफिक में जाऊं तो मुझको ठंडक मिले। हम अपने स्वार्थ के लिए पेड़ लगा रहे हैं, लेकिन जंगल प्रकृति लगाती है, उसमें प्रकृति का कोई स्वार्थ नहीं। हमें वो जंगल चाहिए जहां के गहन नीड अंधेरे में चमगादड़ सरी के जानवर निरापद रहे और धरती तक ना आए। हमें ऐसे घने वन चाहिए जिसमें इतनी घास हो, जिसको खाने के लिए ढेर सारी नील गाय हिरण वहां घूमे, और उनका शिकार करने वाले बाघ चीते तेंदुए वहीं रहें, बस्ती की ओर ना आए। हमें ऐसे मध्यम वर्ग के वन चाहिए जिनमें हिरण, सरी के जानवर भटकते रहें। हमें ऐसी छोटी घास वाले मैदान चाहिए जहां पर गाय बकरी चर सके। देखिए ना, घने जंगल का जानवर बस्ती में आ रहा है, और बस्ती का जानवर घने जंगल की तलाश में इधर उधर भटक रहा है। कोचिंग करता पूरे घूम रहा है। देश में जो पूरे देश में जो कॉन्फ्लिक्ट है इंसान और जानवरों के बीच में, आप देखिए ना, हर साल कितने हजार लोग मारे जा रहे हैं। अब भी पिछले 10 दिन के अंदर कितने लोग इसलिए मारे गए। आप आश्चर्य करेंगे कि मध्य प्रदेश में बड़वानी से खबर आ रही थी कल कि 7 लोग मारे गए हैं केवल भेड़िए के काटने से, एक रात में। बताइए। और कल की खबर है भेड़िए, पीलीभीत की। पीलीभीत की खबर है कल की, यस, ये एक वहां पे महिला को टाइगर ने टाइगर ले गया मार। उसको। हम्म। बच्चे उठा ले जा रहे जिसको हैं। जिसको गुलदर कहते हैं या तेंदुआ कह रहे हैं, वो तो बस्ती का जानवर हो गया है। हाँ। चिन्हट के पास में 3 साल पहले तो वो मॉल में बैठा हुआ था, सामान खरीदने आ गया था, जबकि वो मॉल जंगल में बना हुआ है। असल चीज ये है, ठीक है ना? तो सही बात। हम अपने शिकार की तलाश के लिए हम ऐसे सघन वनों को तो संरक्षित कर नहीं पा रहे, सघन वनों को काट दे रहे हैं, और अपने पड़ोस के बगीचे में एक पेड़ लगाते हैं जिससे मेरे घर में छाया रहे। बिल्कुल, जो है ना? लार्जर पर्सपेक्टिव है उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। वही तो मैंने कहा कि भारत में जो 70% सरफेस वाटर है वो इस्तेमाल करने योग्य नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री का कार्यक्रम चल रहा है हर घर नल से जल। लेकिन उस पर इस बात पर चर्चा नहीं है कि 70% जो पानी है वही इस्तेमाल करने लायक नहीं है। तो आप कहाँ से ला रहे हैं? आप मतलब जमीन के अंदर से पानी निकाल रहे हैं, उसकी क्षमता कितनी है, कितने फुट हर साल गिर जा रहा है, इस पर कोई बातचीत नहीं है। आखिरकार कैसे उसका अरे, पुनर्भरण नीति आयोग होगा, की इस पर रिपोर्ट कोई है, बातचीत नीति आयोग की रिपोर्ट है कि 85% से हर घर जल योजनाएं असफल हो रही हैं, क्योंकि वो ग्राउंड वाटर पे डिपेंड है।
बताइए। अभी आप रीजनल अखबार देखें मध्य प्रदेश की या छत्तीसगढ़ के, तो हर दिन खबरें आ रही कि हरदल नल योजना का उनको कोई लाभ नहीं मिल रहा है, क्योंकि ग्राउंड वाटर पे डिपेंड स्कीम्स थी, और ग्राउंड वाटर जो है मोस्टली ग्राउंड वाटर सोर्सेस हैं, वो एक प्रकार से सीपेज वाटर थे, जब गर्मी बढ़ती तो खत्म हो जाता है। ये तो असली पानी को पॉलिसी करा लेकर देते। देखिए, आपको बताएं कि ये लोग सब नारे लगाते हैं। अभी 2 साल पहले अमृत सरोवर योजना बनाई थी, फ्लॉप हो गई। हम्म। अटल भूजल योजना सरकारी रिकॉर्ड में फ्लॉप हो गई। मध्य प्रदेश में अभी चला गंगा जल संरक्षण योजना, तालाबों के ऊपर से पॉलीथीन के टुकड़े उठा लिए और फोटो खिंचा दी, बोले तालाब साफ हो गया। भाई मैं उसके अंदर नाली जाने से रोक नहीं रहा हूँ। अब एक हम्म। जो इस पूरी इस गिरोह का एक स्वार्थ शुरू हो गया है, कोई भी नदी हो उसके किनारे हम रिवर फ्रंट बना दें। रिवर फ्रंट हम्म। बना दें यानी नदी को नाला बना दें, और जो बाकी निकली हुई जमीन है उसको लाला हम्म। लोगों को दुकान के लिए दे दें। तो ये अब दिल्ली में भी हो रहा है, गाजियाबाद में भी, हिंडन पे भी, कुछ सब पे कर रहे हैं। तो अहमदाबाद मॉडल है ना, वो तो साबरमती मॉडल है, हाँ, वो हर जगह कर रहे हैं। अहमदाबाद में आप देखिए ना, साबरमती में क्या है, साबरमती का तो पानी नहीं आता वहां पे, वो नर्मदा का पानी उसमें डालते हैं। हम्म। जब कोई झूला वूला झूलने चाइनीज आ जाता है तो पानी बढ़ा देते हैं। ठीक है। जो यही पानी कर। की मुख्य समस्या है, अविरल बहना, उस पे कोई सोच नहीं है। और मोदी जी की अधिकांश बातें झूठ और नारे की होती है। 15 मई 2015 को उन्होंने कैबिनेट की मीटिंग में बोला कि देश में छोटी पानी की बोतल बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इससे सबसे ज्यादा प्रदूषण हो रहा है। और आज से किसी भी सरकारी ऑफिस की गवर्नमेंट मीटिंग में कांच के वही दिख। गिलास में पानी रखा जाएगा, बोतल में नहीं रखा जाएगा। लेकिन हम्म। मुझे तो उसका इम्प्लीमेंटेशन कहीं नहीं दिख रहा है। कहीं नहीं। नहीं है ना। कहीं नहीं है। बिल्कुल, अरे मैं कह रहा हूँ बंद करवा देते ना आप, आपको बंद करवा देना चाहिए था अगर आपको लगता है वो पर्यावरण के भाई लिए इतना प्रोडक्शन बंद, नुकसानदेह है, तो आप बस प्रोडक्शन बंद करवा एग्जैक्ट दीजिए। भाई प्रोडक्शन के लिए ही तो ये लोग प्रोडक्शन बंद नहीं करते ना, छापे मारेंगे लेकिन प्रोडक्शन हम्म। बंद नहीं करेंगे। हाँ, छापे में पैसा मिल सकता है ना रिटर्न में, इसलिए। हाँ, वो छापे और में छाप प्रोडक्शन छाप लेते हैं वो। और प्रोडक्शन में नीति बनानी पड़ती, छापे में छाप लेते हैं, बिल्कुल। पंकज जी, हम्म, अपने पड़ोस से एक और खबर है बांग्लादेश से, जिसमें ये उन्होंने राष्ट्रीय स्वतंत्रता सेनानी परिषद जो एक्ट है बांग्लादेश का, उसमें संशोधन कर दिया है। और अब बंग बंधु हम्म, मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश का राष्ट्रपिता नहीं माना जाएगा, ऐसा उन्होंने कर दिया है। मतलब कहने का हम्म, मतलब ये है हम्म, कि ऐसा लगता है कि हमारा पड़ोस बिल्कुल हमारे हाथ से निकल गया, पूरी तरीके से निकल गया। right, अब उसमें भारत का कुछ भी स्टेक नहीं बचा है। और अभी एक वीडियो वायरल हो रहा था, मैंने देखा। उसमें जो वहां के कार्यकारी प्रधानमंत्री हैं, यूनुस साहब, हम्म, वो चाइना गए हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि वो बीमार हैं, वो चल नहीं पा रहे हैं, उनको जबरदस्ती चलाया जा रहा है। वो एक सिर्फ पपेट की तरह काम कर रहे हैं, और कोई दूर से उनको चला रहा है। और भारतीय एजेंसीज कुछ नहीं कर पा रही हैं, भारत की डिप्लोमेसी कुछ नहीं कर पा रही है, फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफिस कुछ नहीं कर पा रहा, प्राइम मिनिस्टर की तो बात ही नहीं है कुछ। देखिए भारत का इंटेलिजेंस फेलियर ही तो था कि वहां पर प्रो पाकिस्तानी आईएसआई से संचालित लोग वहां की सत्ता में आ गए। वहां इतना हम्म। लंबा जो आंदोलन चला, वो हम्म। कम्युनल आंदोलन था, फंडामेंटलिस्ट आंदोलन था। और भारत का जो मिशन था वहां पर, और भारत का जो इंटेलिजेंस था, वो उसमें कुछ कर ही नहीं पाया। हम्म। और अभी रही बची कसर हम लोग पूरा कर रहे हैं दो चीज को लेकर। हम लोगों को पकड़ रहे हैं हर जगह से, बांग्लादेशी के नाम पे नो मेंस लैंड पे छोड़ रहे हैं उनको हम्म। खदेड़ने के लिए। इसीलिए हम्म। वहां पर एक तो सीए का असर है कि सीए के कारण नागरिक जो अधिकार कानून है, वो उसके कारण इतने बदनाम हो गए कि वहां के जो अल्पसंख्यक है उन पे वहां लोग प्रेशर मारे, जाओ तुमको तो नागरिकता मिल जाएगी, उधर जाओ। और उसके रिटेलिएशन के लिए ये जो हम हमारे यहाँ से जो हरकतें हो रही हैं कि नो मेंस लैंड में लोगों को छोड़ दिया, लोग बगैर धूप में बैठे हुए हैं, ये सब चीजें वहां पे एक्सपोज किया कि देखो इंडिया मुसलमानों के साथ ऐसा कर रहा है। क्योंकि यही। ईमानदारी बात है, भारत में अवैध बांग्लादेशी एक बहुत बड़ी समस्या है। और उनको यहाँ से निकालने के लिए एक ब्रॉडर नीतिगत अभियान चलाना चाहिए, जिसके अंदर उस देश को भी कन्विंस करना होगा। जिन लोगों को डी मार्क किया हुआ है असम में, वो तो सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्ड के अकॉर्डिंगली हो रहा था, उसमें कितने लोगों को वापिस भेज पा रहे हैं। क्योंकि असम में समस्या ये है कि असम में जो लोग अवैध आप्रवासी घुसे, उसमें बड़ी संख्या में हिंदू भी है। हम्म।
और बिल्कुल। स्थानीय लोगों का कहना है कि विदेशी का मतलब विदेशी सबको बाहर निकालो। आप यदि हुँ। इनको यहाँ रखोगे तो हमारी डेमोग्राफी पकड़ेगी। तो असम गण परिषद हमारे जैसे सरीखे नागरिकता के वो हैं, हाँ, वो यही कर रहे हैं। हमारे जो नागरिकता के सवाल है उनको सांप्रदायिक रूप देने का जो असर है, वो हम हुँ। बांग्लादेश में देख रहे हैं। और हमारी विदेश नीति इतनी अच्छी है, हम तो तालिबान के साथ दोस्ती कर रहे हैं भैया। तो जिस तालिबान को लेके चंपू मीडिया ने 1 महीने प्रोग्राम चलाया था, अफ़गानिस्तान में तालिबान आ गया है, वो कश्मीर के ज़रिए भारत में आ जाएगा, फिर आतंकवाद फैलाएगा, फिर कद्दू की सब्जी बनाएगा, तो कहाँ गए? अब बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि देख रहे हैं कि पाकिस्तान भी बातचीत कर रहा है। पाकिस्तान बातचीत नहीं कर रहा, पाकिस्तान के संबंध सुधर रहे हैं तालिबान के साथ, ठीक-ठाक संबंध हो रहे हैं और उसमें जो है मीडिएटर काम कर रहा है ईरान और भारत ने ईरान ईरान से का भी संबंध खराब कर लिए अपने। सब कुछ तो खराब कर लिया। मेरे समझ में नहीं आता कि हर बार कोई नारा आप फेंक देते हैं, लोग उसको लपक क्यों लेते हैं? उस पर विचार क्यों ये नहीं आप देखें करते? ना कि हम लोगों ने एक बगैर सोचे समझे एक छोटा-सा व्यापारिक समझौता करके आपने थोड़ी-सी आकाश मिसाइल बेच दी और अपने संबंध अज़रबैजान और तुर्की दोनों से खराब कर लिए। सामने देखो पाकिस्तान का प्रतिनिधिमंडल जब रशिया जाता है तो वहाँ का फॉरेन मिनिस्टर उनको अटेंड करता है हुँ। और हमारे प्रतिनिधिमंडल कहाँ-कहाँ गए आपने देखा कौन-कौन लोगों ने अटेंड किया उन्हें। कोई आप भी देखिए कि वर्तमान हमारा प्रतिनिधिमंडल हमने किसी पड़ोसी का नहीं भेजा। श्रीलंका, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, चाइना, कहीं गया क्या? हमारे जो सीमावर्ती देश हैं। और इतनी बातें हैं पंकज जी, आप सोचिए जब मनमोहन सिंह सरकार लुक ईस्ट पॉलिसी लेकर आई, तो प्रधानमंत्री जी मुझे लगता है रात भर कमरे में सोचते रहे होंगे कि इसका मैं नाम क्या रखूँगा? तो उन्होंने रखा एक्ट ईस्ट पॉलिसी और बाहर वीडियोज़ उलटे अलग आ रहे उन्होंने हैं, बाहर इसमें लोग गिलासों में कुछ लिए हुए हैं, पी रहे हैं, हँस रहे हैं, गा रहे हैं, खेल रहे बजा रहे हैं। हैं। हाँ, बिल्कुल गाने हुँ। गा रहे हैं और ये सब टैक्स पेयर्स के पैसे से हो रहा है। और ये ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर हो रहा है और ये उसके नाम पर हो रहा है जिसमें उरी और राजौरी जैसी जगहों पर हमारे 15-15, 16-16 लोग मारे गए। ये 26 खैर, लोग जो बाइसन घाटी मरे वो भी तो उनका भी तो आज तक हमको उनको मारने वालों को कोई सुराग नहीं मिला है ना। नहीं, कुछ नहीं, वो तो 300 किलोमीटर अंदर आके मार के चले गए। बिल्कुल। इतनी दूर तो हमारी कोई मिसाइल भी नहीं गई। पंकज जी एक खबर और है जो अब धीरे-धीरे बढ़ रही है, वो ये कोविड केसेस को लेकर के है। अब 4000 से ज़्यादा कोविड केसेस हो गए हैं और मुझे लगता है कि लगभग 44-45 डेथ्स भी हो चुकी हैं, जो कि अभी कुछ दिन पहले तक 7 थी, फिर 15 हुई, फिर इसके बाद 32 और अब 44 पहुँच चुकी हैं। अभी धीरे-धीरे आंकड़ा बढ़ रहा है, सरकार को इसमें तैयारी करना शुरू कर देना चाहिए, चूँकि हिंदी अखबारों में तो बहुत ज़्यादा ये खबर इसको तवज्जो नहीं दी जा रही है। लेकिन ये ज़रूर है कि अंग्रेजी अखबारों में धीरे-धीरे ये बातें दिख रही हैं। अब सरकार इसको देखे तो बेहतर है, कहीं फिर से न मुझे बढ़ जाए। लगता है मैं इसको बहुत ज़्यादा नहीं मानता हूँ। ये भेड़िया अच्छा। आया वाला टाइप हो गया है। आप देखो ना राहुल गांधी का जब भारत जोड़ो यात्रा भारत से दिल्ली से निकली तब अचानक कोविड बढ़ गया था। हुँ। इस सरकार की मंशा पे शक हर समय होता है। मेरी जो वैज्ञानिकों से बात हुई उनका कहना था कि जो कोविड है उसका जो वायरस है वो हमारे यानी परिवेश में नेचुरली समा गया है। जैसे हर साल इन्फ्लुएंजा, फ्लू या इस टाइप की हुँ, बीमारियां फैलती वो है ही है। और मोस्टली जिन केसेस को कहा जा रहा है कि कोविड से डेथ है उनको सीरियसली देखना चाहिए कि वास्तव में ये डेथ कोविड से हुई है कि ऑलरेडी पेशेंट जो डायबिटीज था या ब्रोंकाइटिस था या उसके कारण हुई है। हुँ। हम लोग बहुत जल्दी डिसीजन पे जंप कर जाते हैं। कल ही दिल्ली में एक ऑर्डर पारित हुआ है। लोग डर के कारण जुकाम हुआ और वो नाक में डंडी घुसाड़ रहे थे। तो गवर्नमेंट ने बोला है कि भाई बगैर डॉक्टर के उससे आप जबरदस्ती चेक कराने मत जाओ। आपको जरूरत नहीं है उसकी। तो आपके कहने का तो मतलब है कि ये मतलब है कि जो ये मौतें हुई हैं, इस पर कम से कम जाँच होनी चाहिए कि जिन लोगों की मौत हुई है, उनमें रिस्क फैक्टर कितने थे? डायबिटीज़ था, किसी को हाइपरटेंशन था, किसी को क्या था? ब्लॉकेज थे? जि, ये कहने का देखिए मतलब। जितनी डेथ आप कोविड की कह रहे हैं उससे हुँ, 5 गुना डेथ तो इस देश में हर दिन टीबी से हो जा रही है, हुँ। डायबिटीज से हो जा रही है, सांस की बीमारियों से हो जा रही है। एक्चुअल क्या होता है कि ये मार्केट ओरिएंटेड ये कैंपेन ही है। बिल्कुल, ठीक बात है। पंकज जी इसको यहीं खत्म किया जाए। ठीक 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 नमस्कार।